नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, भाषा एवं चिंतन चैप्टर से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने भाषा एवं चिंतन से संबंधित थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्लास 1 से लेकर के 4 तक थ्योरी जो है हम लोगों ने पढ़ा। आज की क्लास में क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिससे कि जो थ्योरी का रिवीजन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे जब भी हम क्वेश्चन को डील करते हैं, बाल विकास का क्वेश्चन या शिक्षा शास्त्र हो, किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी का शिक्षा शास्त्र हो या फिर गणित का शिक्षा शास्त्र हो या संस्कृत का शिक्षा शास्त्र हो या फिर विज्ञान का ही हो या सोशल साइंस का हो, तो उसमें जो भी नेगेटिव पॉइंट होता है उसे हम आंसर नहीं मानेंगे। अगर नेगेटिव पॉइंट या नेगेटिव सेंस के रूप में ऑप्शन में दिया हुआ है तो उसे हम आंसर नहीं मानेंगे। और आंसर किसे मानेंगे? तो पॉजिटिव बात को, जैसे बच्चा के बारे में पॉजिटिव बातें बताई जा रही है या फिर बच्चा को अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है, खुद से करने पर बल दिया जा रहा है, तो वो आंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि बच्चा का गलती इसलिए नहीं होता है क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट या फिर घर परिवार में जो लोग जिस तरह के बोलते हैं, जिस तरह से मतलब उनका खान पान होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वंशानुक्रम का इफ़ेक्ट पड़ता है। पेरेंट्स कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं, इस बात का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए बच्चा का गलती कभी नहीं होता है। तो क्वेश्चन में हम ये भी मान के चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन होता है। ऑप्शन 1 अपसारी चिंतन, ऑप्शन 2 अभिसारी चिंतन, और तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन, और चौथा ऑप्शन है भाषा विकास। तो दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था सृजनात्मक चिंतन के बारे में कि इसे कल्पनात्मक या जो है अपसारी चिंतन भी कहा जाता है। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा वाक् संरचना की दृष्टि से, कह रहा है वाक् संरचना की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ की दृष्टिकोण से गलत है, तो उसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है, उसे उन वाक्यों से संबंधित व्याकरण के बारे में बताएंगे। दूसरा ऑप्शन है, उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे। तीसरा ऑप्शन है, उसे सही वाक्य संरचना के बारे में उसके साथी से ज्ञात करने के लिए कहेंगे। और चौथा ऑप्शन है, उसकी शिकायत करके अभिभावक से कहेंगे और उसके अभिभावक को यह सलाह देंगे कि अपने बच्चे को सही से बोलना सिखाएं। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, शिकायत करने की बात हो गई। नेक्स्ट जो है, उसे सही वाक्य संरचना के बारे में उसके साथी, अब साथी से भी बताना, जब बच्चा गलती किया है जब उसको जो है बोल कर बताएंगे, उसको ये नहीं कहेंगे कि साथी से जो है ज्ञात करने के लिए साथी से, अपने साथी से इस बात के बारे में जानकारी हासिल कर लेना, ये बिल्कुल गलत है। उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे, ये सही है। आंसर यही होगा। ये क्यों नहीं होगा? उसे उन वाक्यों से संबंधित व्याकरण के बारे में बताएंगे। आप व्याकरण के बारे में तभी व्याख्यान करना, यह बहुत छोटा बच्चा है तो व्याकरण समझेगा ही नहीं, तो इसलिए आंसर ये नहीं होगा। सबसे बेटर आंसर हमें चूज करना होता है, तो सबसे बेटर आंसर जो है, उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे, ये होगा आंसर बी। नेक्स्ट है, यदि भाषा से संबंधित दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है, गलत होने की बात हुई है। पहला ऑप्शन है, भाषा बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। वेंडुरा, सर्ली, कर्टी, वेलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण को ही आधार माना है भाषा सीखने के लिए। बच्चा में भाषा का विकास जो है अनुकरण के माध्यम से होता है, तो ये सही है बिल्कुल। भाषा हमारी बौद्धिक क्षमता को व्यक्त करती है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस बालक का बौद्धिक क्षमता जितना ज़्यादा होता है, हम ऐसे भी बोलते हैं कि उस बालक में भाषा की प्रवीणता उतना ही ज़्यादा है। नेक्स्ट है, भाषा वाणी का ही एक रूप है, ये भी बात सही है। पेड़ और शाखा के माध्यम से हम लोगों ने भाषा और वाणी को पढ़ा था कि भाषा जो है पेड़ की तरह व्यापक होता है और वाणी उसके एक शाखा के रूप में, यानी उस भाषा का एक स्वरूप होता है, तो ये भी इस बात सही है। नेक्स्ट है कि भाषा भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि भाषा भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, इसलिए इसमें दिया है नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि गलत सेंस में पूछ रहा है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य की
सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ है डैश कहलाता है। तो हम जानते हैं वाक्य का जो निर्माण होता है वो शब्द को मिलाकर वाक्य बनता है, दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर वाक्य बनता है। और रूपिम जो है शब्द का सबसे छोटा रूप है और स्वनि ध्वनि का सबसे छोटा रूप है। तो यहाँ पे वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई की बात हुई है तो आंसर होगा रूपिम। ये आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है कि भाषा के बारे में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे सटीक जो होगा हम उसे आंसर मानेंगे। तो पहला है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, यानी भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भाषा जो है विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, ये बात उतना परफेक्ट नहीं है क्योंकि पूरी तरह से नियंत्रित करती है ऐसा भी सही नहीं है। ऊपर वाले बात में यानी पहला ऑप्शन में हमारी जो विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, नेगेटिव सेंस हो या पॉजिटिव सेंस हो, प्रभावित करती है। तो ये आंसर सटीक लग रहा है लेकिन हम सारा ऑप्शन देखेंगे। विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, ये गलत है बिल्कुल। मतलब भाषा जो है विचार प्रक्रिया को निर्धारण नहीं कर सकती, बिल्कुल करती है। भाषा जो है विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, बिल्कुल करती है, चाहे वो नेगेटिव सेंस में हो या पॉजिटिव सेंस में हो। तो इस तरह से सारा ऑप्शन डिलीट हो गया। तो आंसर कौन सा होगा? ए नंबर। भाषा जो है विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव सेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन कि किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या है? तो किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण है, पहला ऑप्शन देखते हैं समस्या समाधान करना, ये बिल्कुल सही है। निर्णय लेने की क्षमता, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन करने हेतु, तो ये भी सही है। क्योंकि कोई भी बच्चा जो है चिंतन जो है समस्या समाधान अपने आप को वातावरण के साथ समायोजित करने के लिए या निर्णय लेने की क्षमता से ही करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? पहला है प्राकल्पना का निर्माण करना, दूसरा है प्राकल्पना का परीक्षण करना, तीसरा है समस्या के प्रति जागरूकता और चौथा है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं ये पहला चरण पूछ रहा है वैज्ञानिक पद्धति का। तो हम जानते हैं कि कोई भी काम करने के लिए या किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए पहले जागरूक होना पड़ता है। तो आंसर होगा सी। पहले जागरूक होंगे, उसके बाद जानकारी इकट्ठा करेंगे, उसके बाद निर्माण करेंगे, उसके लास्ट में जाकर के परीक्षण करेंगे। तो सबसे सटीक आंसर ये पहला चरण की बात हुई है समस्या समाधान की। तो समस्या के प्रति जागरूक रहना होगा, वैसे भी किसी भी काम के प्रति जागरूक रहना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी कहता है उसका पिताजी आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है पिताजी आया है की जगह पिताजी आए हैं कहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल गलत है, बच्चा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट है अच्छा उसके पिताजी आए हैं, ये बिल्कुल सही लग रहा है, इससे भी बेटर सी नंबर ऑप्शन। लेकिन डी भी पढ़ेंगे, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। आंसर होगा इसका सी। सबसे बेस्ट ऑप्शन है अच्छा उसके पिताजी आए हैं, उसे बोल करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 9 नंबर। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि प्रतिरूपण भी भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो हम लोग जानते हैं पिछले थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग और अनुकरण के बारे में जो है वेंडोरा ने बताया था। पहला ऑप्शन है पियाजे, दूसरा है वाइगोत्स्की, तीसरा है वेंडोरा। तो आंसर हो जाएगा ये तीसरा नंबर। नेक्स्ट है भाषा अर्जन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? वेंडोरा ने, सर्डली, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की ने। तो हम जानते हैं दोस्तों भाषा अर्जन का जो सिद्धांत दिया था चॉम्स्की ने। आंसर होगा डी। नेक्स्ट है सीता कॉफ़ी खाती है, यह वाक्य है। सीता कॉफ़ी खाती है, तो हम यहाँ पर ही डिसाइड कर लेंगे। तो सीता कॉफ़ी खाती है, सीता कॉफ़ी पीती है होगा, यानी कॉफ़ी को पिया जाता है, खाया नहीं जाता है। तो अर्थ की दृष्टिकोण से तो गलत है, अर्थ विन्यास के वाक्य विन्यास के दृष्टिकोण से सही है। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन होगा कि वाक्य विन्यास की दृष्टिकोण से इसका डी आंसर होगा।
वाक्य विन्यास की दृष्टिकोण से सही है, लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टिकोण से गलत है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। भारतीय समाज, जो हमारा जो समाज है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता डैश देखा जाना चाहिए। यानी भारतीय समाज की जो बहुभाषिक विशेषता है उसको डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। पहला है विद्यालयी जीवन को समृद्धशाली बनाने के संसाधन के रूप में। बिल्कुल सही लग रहा है, फिर भी ऑप्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। ये चुनौती की बात किया है, कभी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में। जटिलता की बात हुई है, ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। बाधा की बात हुआ है तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये छट गया, ये छट गया, ये छट गया। आंसर होगा ए, विद्यालय जीवन को समृद्धशाली बनाने के संसाधन के रूप में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है। तो हम जानते हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक स्वास्थ्य, परिवार का आकार, लिंगीय भिन्नता और परिपक्वता, ये सभी होगा। तो आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी डी। नेक्स्ट है यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दोष युक्त है, मतलब दोषपूर्ण भाषा बोलता है, यानी भाषा विकार है उसमें, तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे। पहला ऑप्शन है उस छात्र का अपने मतलब स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी ऑप्शन पढ़ेंगे चारों। यह कक्षा मतलब वह जो कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि दोषपूर्ण है तो अधिक ही बोलेगा, ये गलत हो जाएगा। भाषा दोष के कारण वह अधिक शैक्षिक उपलब्धियां हासिल कर लेता है, ये भी बात गलत है कि अगर एक छात्र जो है दोष युक्त है तो भाषा दोष के कारण ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षिक उपलब्धियां हासिल कर लेगा, ये बिल्कुल गलत है। और नेक्स्ट है कि वह कक्षा में अन्य छात्र से पिछड़ा नहीं है, ये भी बात गलत है। पिछड़ भी सकता है, नहीं भी पिछड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर पिछड़ा हुआ ही होता है, क्योंकि दोषयुक्त बालक पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तब जाके वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में जो है पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण से सही वर्णन करता है। तो पियाजे, ये नया क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला है पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। सी नंबर क्वेश्चन है दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। और डी नंबर है कि दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन सबसे सटीक होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की एवं पियाजे ने भाषा के बारे में बताया है कि भाषा को बच्चे के विचार से जन्म लेती हुई मानते हैं। मतलब भाषा जो है बच्चे के विचार से जन्म लेता है। जिस प्रकार का बच्चा का विचार होता है, भाषा का विकास भी बच्चा में उसी तरह से होता है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए डैश की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, दूसरा है समस्या समाधान, तीसरा है सृजनात्मक चिंतन और चौथा है जो है सामान्य चिंतन। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अगर पृथ्वी पर वर्षा होना बंद हो जाए तो हम क्या सब कल्पना कर सकते हैं। तो कल्पना की बात आ गई, जैसे पृथ्वी पर भारी संकट आ जाएगी, त्राही त्राही मच जाएगा पानी के लिए। प्राणी या फिर कोई जीव है तो वो पानी के बिना नहीं रह सकता है। तो इस तरह से कल्पनात्मक चिंतन और कल्पनात्मक चिंतन की बात आई तो सृजनात्मक चिंतन भी होगा, क्योंकि कल्पनात्मक चिंतन को ही सृजनात्मक और सृजनात्मक को ही कल्पनात्मक कहते हैं। और इसमें इसे जो है अपसारी चिंतन भी कहते हैं। तो आंसर होगा सी, सृजनात्मक चिंतन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा विकार यानी दोष से संबंधित नहीं है। नहीं है क्या बात हुआ, तो भाषा विकार से जो संबंधित होता है, भाषा विकार जिस बालक में होता है ध्वनि परिवर्तन अपने आप होता है, तुतलाते रहता है, हकलाते रहता है। तो अस्पष्ट उच्चारण इसका सही आंसर होगा, क्योंकि नहीं की बात किया है। तो आंसर होगा डी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ उसकी प्रधानता बढ़ती है। तो उसकी प्रधानता तर्क करने की, समान्वीकरण, आत्मीकरण या जिदबाद। तो इसका होगा कि आयु बढ़ने के साथ तर्क करने की क्षमता जो है बढ़ती है, क्योंकि बच्चा जो है पहले मतलब कोई भी बात को जब चिंतन की आयु बढ़ती है, चिंतन करते रहता है, तो किसी भी बात को अपने तर्क के द्वारा काट सकता है। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा सीखने का साधन है। तो पहला ऑप्शन है कहानी सुनाना, दूसरा है प्रश्नोत्तर के माध्यम से, तीसरा है अनुकरण और चौथा है ऑल। तो कौन सा भाषा कहा मतलब जो है कौन सा तरीका है भाषा सीखने का। तो सारा है, कहानी सुनाने का भी, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, अनुकरण। तो ऑल होगा इसमें आंसर टी। नेक्स्ट है भाषा के कितने भाग होते हैं। हम लोग थ्योरी में पढ़े थे भाषा के 4 भाग होते हैं, स्वनिम, रूपीम, मतलब वाक्यांश और अर्थ विन्यास, मतलब वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास। इस तरह से हम लोगों ने आज देखा क्वेश्चन के बारे में। अब नेक्स्ट अध्याय 9 पढ़ेंगे जो है लिंग से संबंधित, लिंग पक्षपात। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।